ब्रोकर का नाम है मोतीलाल ओसवाल सुप्रीत कौर जी के घर पे आते। उनको कहते हैं कि आपका अकाउंट खोलेंगे। इवेंचुअली पता लगा कि आगे चल के बिना रिस्क डिस्क्लोजर्स के अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग करके ब्रोकरेज अर्निंग किया गया है। I got a message like this. 1,01,593.81 का लॉस हुआ है। स्कोर्स में लिखा जाया जाता है, सेबी में बताया जाता है कि ये कंसर्न हुआ है। काउंसलिंग बैठती है स्मार्ट ओडीआर के थ्रू। तो ये पासवर्ड सेट करके और फिर इनके पास सिंस ओटीपी नहीं है लॉगिन कर लिए, दैट इज व्हाई ही इज आस्किंग फॉर एन ओटीपी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जी का जो पासवर्ड है वो जनरेशन भी सब ब्रोकर की तरफ से हो रहा है। ब्रोकरेज अर्निंग जहाँ पे इंसेंटिव्स क्रिएट होते हैं, ब्रोकर के लिए रेवेन्यू क्रिएट होता है। 3 महीने में 2-2.5 लाख रुपए का। कामरा आप रिलेशनशिप मैनेजर है, वो हमें दिखा रहे थे कि हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। 17 जनवरी 2023 सर 3:01 पे कॉल आया है। नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख में स्टॉक मार्केट में सबसे खतरनाक चीज क्या है? वोलेटिलिटी, लॉसेस, ऑप्शन ट्रेडिंग? एक्चुअली नहीं, सबसे खतरनाक है विश्वास, जो आप किसी पे भी कर लेते हैं, चाहे वो एक इन्फ्लुएंसर हो या वो एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट। इन्फ्लुएंसर अपने फॉलोअर बेस को दिखाएगा और आपको लगे कि इतने लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं तो जेन्युइन ही होगा। और साथ में सेबी रजिस्टर्ड कोई ब्रोकर दिख जाए या एडवाइजर दिख जाए तो आपको लगता है कि एक सरकारी संस्था सेबी का लाइसेंस है, उसके पास स्टैंप लग रखा है, तो ये लोग गलत कैसे हो सकते हैं? इनके ऊपर तो आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। और यही आंख बंद करके विश्वास करना आपको नुकसान पहुंचाता है। आज की तारीख का केस जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसी विश्वास को गलत तरीके से इस्तेमाल करके किया गया एक केस है। एक तरफ है एक बड़ा ब्रोकर, एक 30-40 साल पुराना ब्रोकर फुल सर्विस स्पेस में, जिसके पास एक स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक मार्केट के रिलेशनशिप मैनेजर्स का एक अच्छा खासा नेटवर्क है, लीगल कंप्लायंस टीम है। और दूसरी तरफ एक सीनियर सिटीजन, एक 65-70 साल की लेडी जो कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट से ज्यादा जुड़ी हुई नहीं थी। एफ के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली ये किस चिड़िया का नाम है, और उनके अकाउंट से 4.5 लाख रुपए का लॉस करवाया गया। लेकिन उसके बावजूद इसी के वैल्यू की आधी वैल्यू की ब्रोकरेज जनरेट की गई, ऑलमोस्ट 40-50% ब्रोकरेज। इस वीडियो में इस केस को समझने की कोशिश करेंगे। इस लेडी के बेटे ने हमें अप्रोच किया, इस केस को काउंसलिंग से लेके ड्राफ्टिंग, आर्बिट्रेशन तक लड़ा गया और इवेंचुअली इस केस को आर्बिट्रेटर ने सुना और सीनियर सिटीजन लेडी की तरफ ही फैसला सुनाया। पूरे केस में क्या हुआ है वी विल डिस्कस। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये केस है नवंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच का। एक तरफ है सुप्रीत कौर, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए उनका नाम बदल दिया गया है, और दूसरी तरफ ब्रोकर का नाम है मोतीलाल ओसवाल, जो कि वही रखा गया है। अब मोतीलाल ओसवाल के जो रिप्रेजेंटेटिव रहे इस केस में, सबसे पहले वो सुप्रीत कौर जी के घर पे आते हैं। उनको कहते हैं कि आपका अकाउंट खोलेंगे, आपके और आपके बेटे का अकाउंट खोलेंगे। इनफैक्ट उस अकाउंट खोलने के बाद आपको टैक्स सेविंग में हेल्प करेंगे। ये बात बोल के शुरुआत में डीमेट अकाउंट खोला गया। इवेंचुअली आगे चल के इनकी अकाउंट पे एफ&ओ एक्टिवेट किया गया, कहा गया कि आप इसमें फंड डालिए, धीरे धीरे हम इन्वेस्ट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू क्रिएट ए पोर्टफोलियो फॉर यू। ये बातें हुई, समय लगा, लेकिन इवेंचुअली पता लगा कि आगे चल के बिना रिस्क डिस्क्लोजर्स के अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग करके ब्रोकरेज अर्निंग किया गया है, जो कि 4.5 लाख के लॉस और करीब 2-2.5 लाख रुपए की ब्रोकरेज में एंड अप हुआ। अभी केस में एग्जैक्टली हुआ क्या? सुप्रीत कौर, जिनको एक्चुअली स्टॉक मार्केट का खास नॉलेज नहीं था, इनके पति डीमेट अकाउंट खोल के ट्रेडिंग करते थे, इन्वेस्टमेंट्स करते थे, लेकिन उनका भी रखरखाव ज्यादा मार्केट की तरफ नहीं था। 7 में 2022 को राहुल अपने सीनियर आसिफ के साथ सुप्रीत विजिट करता है, उनसे व्हाट्सएप पे एड्रेस मांगता है बकायदा। उस व्हाट्सएप पे कॉन्वर्सेशन होती है कि हम आपके घर आएंगे, विल टॉक अबाउट। उनकी अकाउंट खोला जाता है, फिर एक्टिवेट किया जाता है और एक कामरान नाम का RM रिलेशनशिप मैनेजर असाइन किया जाता है सुप्रीत कौर जी के अकाउंट को मैनेज करने के लिए। अब यहाँ तक बात नॉर्मल है, जनरल। सुप्रीत कौर जी के साथ साथ हर्षदीप जो उनके बेटे हैं, उनका डीमेट अकाउंट भी खोला जाता है। अकाउंट खोलने के बाद कामरान उनका प्राइमरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाता है। जनरली फुल सर्विस ब्रोकर इसी तरह से काम, लेकिन कामरान आगे चल के कुछ ऐसी बातें करता है जो जेन्युइन नहीं। इनफैक्ट कामरान अपने पर्सनल फोन के व्हाट्सएप से कॉल करता है सुप्रीत कौर जी को और कहता है कि आपको मैं ऑफिशियल नंबर से कॉल करूंगा और उस ऑफिशियल नंबर में जो भी मैं बात कह रहा हूँ उसको आपने बस हाँ बोल देना है, आपने कंफर्मेशन दे देनी है। बाकी अकाउंट में आपका संभाल ही रहा हूँ। ये कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, कंप्लायंसेस होती हैं जो कि हमें करनी ही पड़ती है। बाकी काम करने का तरीका जैसे मैं आपके साथ चला रहा हूँ वैसे चलता रहेगा। अब सुप्रीत कौर जी को ज्यादा समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लेकिन एक दिन उनको एक मैसेज आता है जो कहता है कि RMS सेलिंग के अंदर आपका 1,01,000 रुपए का लॉस चल रहा है, एक डेबिट चल रहा है। इसी मैसेज को वो कामरान को फॉरवर्ड करती हैं, कहती हैं कि ये सब क्या चल रहा है, प्लीज हैव लुक इनटू इट। तो कामरान आगे से कहता है कि आप कुछ नहीं करना, मैं देख लूंगा, बाकी मैं 20 तारीख के बाद आपको मिलने आता हूँ। तो कामरान बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट भेजता है जो शायद किसी और क्लाइंट के हैं, उसमें प्रॉफिट हुआ है। उस प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट बोल के कहा जाता है कि देखिए किस तरह से मैं मार्केट के अलग अलग अकाउंट्स को मैनेज करता हूँ, यू कैन प्लेस योर ट्रस्ट ऑन मी। अब इन तरह की बातों से जनरली आपको अपने आप को
अलग रखना है। जब भी आपको कोई ऐसे प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट भेजता है, डू नॉट ट्रस्ट देम, इट इज़ बेसिकली इंड्यूसमेंट। सेबी की भाषा में इसको एक तरह से वायलेशन माना जाता है। पास्ट परफॉर्मेंस किसी भी तौर पे दिखाना अलाउड नहीं होता है। हालांकि रिसेंटली जो सेबी ने कुछ चेंजेस किए हैं उसमें पारवा के थ्रू कुछ तरह की पास्ट परफॉर्मेंसेज अलाउ कर दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको कोई चैट में स्क्रीनशॉट्स भेजेगा जहां पे सिर्फ प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, इवन टुडे दैट इज नॉट अलाउड। लेकिन ये केस 2022 का है। उस समय स्क्रीनशॉट्स इस तरह से बहुत ओपनली धड़ल्ले से भेजे जा रहे थे। सुप्रीत कौर जी ने भी सेबी का लाइसेंस देखते हुए या प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देखते हुए विश्वास कर लिया। और इसी भी जो ट्रेडिंग हो रही थी उसके लिए जो कॉल्स किए जा रहे थे ब्रोकर की तरफ से, उस कॉल्स में बहुत सारी ऐसी बातें थी जहां पे ब्रोकर या सब ब्रोकर या कामरान खुद बार बार अपनी तरफ से ही ट्रेड का ऑरिजिनेशन करता था। मतलब ये पर्टिकुलर ट्रेड इस क्वांटिटी के साथ इस सिक्योरिटी में इतने बजे बाय एंड सेल मैं कर रहा हूं, आप बताइए। अब सिर्फ सुप्रीत कौर जी को ट्रेन कर दिया गया था कि आपको हाँ ही बोलना है, तो ज्यादातर केसेस में वो भी हाँ बोल रही थी। अब आप सोचेंगे कि इस तरह की कॉन्वर्सेशन हो क्यों रही है, ये क्या बात है कि वो कोई सिक्योरिटी बताएगा और यहाँ से क्लाइंट हाँ बोलता है। इसको सेबी की भाषा में कहते हैं प्री ट्रेड कंफर्मेशन या प्री ट्रेड ऑथराइजेशन, जिसमें अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग को रोकने के लिए सेबी का कुछ साल पहले एक सर्कुलर आया था जहां पे ब्रोकर्स को रिकॉर्ड रखना पड़ता है किसी भी ट्रेड को लेने से पहले जो सब ब्रोकर या रिलेशनशिप मैनेजर ले रहा है तो क्लाइंट की तरफ से, उस केस में 5 से 6 तरह में से कोई एक तरह का अगर प्रूफ है, जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग, एसएमएस, कोई भी इंटरनेट मैसेज, किसी भी तरह का इंटरनेट लॉग चल सकता है, कोई ईमेल चल सकता है, किसी भी तरीके से कागज पे भी क्लाइंट अगर लिख के दे दिया है कि मेरी तरफ से ये रिलेशनशिप मैनेजर ऐसा ब्रोकर ट्रेड ले सकता है, तो उसको जायज माना जाएगा। लेकिन ये ट्रेड लेने से पहले करना मैंडेटरी है। तो ये मैंडेशन को ठीक करने के लिए कामरान इस तरह की बात करते थे कि मैं पहले व्हाट्सएप पे कॉल कर दूंगा, कह दूंगा कि आपको हाँ बोलना है, फिर ऑफिशियल नंबर से कॉल करूंगा, हाँ ले ली जाती थी, ताकि सेबी का वो कंप्लायंस कब सेबी कभी ऑडिट करता है या यही क्लाइंट कभी अगर शिकायत करने की कोशिश करता है तो वापस क्लाइंट के ऊपर पॉइंट आउट किया जा सके है कि देखिए हमारे पास तो कंफर्मेशन पड़ी है, क्लाइंट ने खुद बोला है कि ट्रेड लेना है, इसलिए हमने ट्रेड लिया है। लेकिन इस केस में भी, इस प्री ट्रेड कंफर्मेशन में भी काफी झोल था, जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊं। अब इस केस में जितना भी रिसर्च हमने किया उसमें काफी चीजें सामने आई। पास्ट परफॉर्मेंस को लेके काफी बातें बोली गई कि 15 लाख निकाला गया है, 37,000 से बड़े प्रॉफिट निकाला गया है। इसके अलावा सुप्रीत कौर जी का जो पासवर्ड है वो जनरेशन भी सब ब्रोकर की तरफ से हो रहा है। अगर व्हाट्सएप मैसेज को देखा जाएगा तो वहां पे पासवर्ड एक्चुअल में सुप्रीत कौर जी का उनके पास रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो रिलेशनशिप मैनेजर ही पासवर्ड जनरेट करके क्लाइंट को दे रहा है। एंड दैट वाज अ डिसेंट कंटेंशन। एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ बनता था कि एक्चुअल में अकाउंट का कंट्रोल किसके पास था। हमेशा कंट्रोल क्लाइंट के पास, एक रिटेल ट्रेडर के पास होना चाहिए जो ब्रोकरेज जर्नी। देखिए किसी भी तरह का कुछ गलत चीज होती है तो उसका एक मोटिव होता है, और मोटिव से किसका बेनिफिट होता है यहाँ से देखना शुरू किया जाता है। तो इस केस में मोटिव वॉज ब्रोकरेज चर्निंग, जहाँ पे इंसेंटिव्स क्रिएट होते हैं, ब्रोकर के लिए रेवेन्यू क्रिएट होता है। तो 3 महीने में 2-2.5 लाख रुपए का इस छोटे से अकाउंट से ब्रोकरेज जनरेट किया गया, जिसमें टोटल कैपिटल का लॉस 4.5 लाख का था। मतलब ऑलमोस्ट 50% का ब्रोकरेज पूरे कैपिटल का। जब भी आपको ब्रोकर अप्रोच करता है वो कहता है कि आपके ट्रेड का मैं 0.1%, 0.2% ब्रोकरेज लूंगा, लेकिन यहाँ पे 40 to 50% तक पूरे कैपिटल का ब्रोकरेज में एंड अप हुआ। केस में प्रोसीडिंग्स क्या हुई, ये केस था, पूरा मुद्दा ये था। लेकिन एग्जैक्टली हाउ डिड वी वेंट अबाउट दिस। देखिए सबसे पहले इन तरह की केसेस में ब्रोकर को अप्रोच करना पड़ता है। ब्रोकर को अप्रोच किया, इस केस में मिस्टर कामरान के बकायदा शिकायत दिखाई गई। 6 फरवरी 2023 को ये कंप्लेंट की गई है। उसमें क्लियरली लिखा गया है कि यहाँ पे उस ईमेल में मोतीलाल को क्लियरली बोला गया कि जो कामरान आपके रिलेशनशिप मैनेजर है वो हमें दिखा रहे थे कि हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, लेकिन हमारा बैलेंस एक्चुअली नेगेटिव में था। जब भी हम पूछते थे कि नेगेटिव बैलेंस क्यों है तो उनका कहना था कि पोजीशन रनिंग में चल रही है, लॉस बुक नहीं हुआ है, अभी मैं देख रहा हूँ, ठीक हो जाएगा, ये बोला जाता था। लेकिन इवेंचुअली हमारा कैपिटल पूरी तरह से ब्लो हो चुका है। और जब भी किसी ब्रोकर को इस तरह का ईमेल आता है तो सेबी की डॉक्यूमेंटेशन कहती है कि किसी भी रजिस्टर्ड एंटिटी इंक्लूडिंग द ब्रोकर को रिस्पॉन्ड करना है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। जब तक हमने 2025 में इस केस को कंप्लीट किया तब तक इस ईमेल का कोई भी रिस्पॉन्स ब्रोकर की तरफ से नहीं दिया गया। दैट इज वेयर द कंप्लायंस फेलियर स्टार्टेड एक्चुअली हैपनिंग। मतलब ये सिर्फ एक कामरान की ब्रोकरेज जर्नी या उसके इंसेंटिव का गेम रह ही नहीं गया, ये गेम बियॉन्ड चला गया कि ब्रोकर को भी एक्चुअली कुछ खास पड़ी नहीं है कि उसके क्लाइंट के साथ उसी के रिलेशनशिप मैनेजर ने क्या किया है, एक्चुअल में क्या कोई स्टेप लिए गए। फैक्ट लॉसित होने के बाद जब सुप्रीत कौर जी 2-3 महीने के बाद अपने पति के साथ इस सब ब्रोकर के ऑफिस में गई तो वहां जाके पता लगता है कि कामरा तो पहले से ही रिजाइन कर चुका है, वो तो सब ब्रोकर के यहाँ काम ही नहीं करता। अब शिकायत कि इस ईमेल के बाद निकाला गया कामरान को, या कामरान को पता लग गया कि किस तरह से उसने ये झोल किया है तो उसको भाग लेना चाहिए। बट इवेंचुअली कामरान वॉज नॉट इन द सिस्टम एनी मोर।
इनफैक्ट वहां पे उस समय जो बैठे थे रिलेशनशिप मैनेजर, तब भी सुखप्रीत कौर जी को यही कह रहे थे कि कोई बात नहीं, वो चला गया तो इट्स फाइन, हम हैं, हम आपके अकाउंट में जो लॉस हुआ है उसका रिकवरी करवा देंगे। सेइंग रिकवरी अगेन इन स्टॉक मार्केट लैंग्वेज रेगुलेशन की भाषा में वो भी गलत होता है, लेकिन उस समय वो पर्टिकुलर सब ब्रोकर यही बातें कर रहा था। केस आगे बढ़ता है, ब्रोकर की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो केस स्कोर्स में लेके जाया जाता है। सेबी में बताया जाता है कि ये कंसर्न हुआ है। अब स्कोर्स पे जब शिकायत की गई तो प्रॉपर कंपारिजन करने के बाद एक काउंसलिंग बैठती है स्मार्ट ओडीआर के थ्रू। वी रिप्रेजेंटेड द केस, 2 हियरिंग हुई। पहली हियरिंग में प्रॉपर बताया गया कि किस तरह से ब्रोकरेज चर्निंग करते हुए 4 से 5 तरह की वायलेशन होती है। सेबी का PF50P 4.2.0 जहां पे ब्रोकरेज कमीशन जनरेट करने के लिए कोई भी स्टॉक मूव करा है, कोई भी रजिस्ट्रेशन लेडी कुछ ऐसा काम करती है जिससे क्लाइंट को नुकसान होता है, वो चीजें अलाउड नहीं है। तो 4.2.0 इन्वोक किया गया। सेबी का मास्टर सर्कुलर इन्वोक किया गया जहां पे पास परफॉर्मेंस दिखाना गलत माना जाता है, एश्योरेंस रिकवरी देना गलत बोला जाता है। ब्रोकरेज के टारगेट्स पूरे करने के लिए इस तरह के काम करने में जो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन होती है, ऑनेस्टी की वायलेशन होती है, उसको इन्वोक किया गया। और सबसे बड़ा रेगुलेशन इस केस में था अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग का, जहां पे प्री ट्रेड कंफर्मेशन मैंडेटरी होती है, जो आपको शुरुआत में 6 स्टेप बताए थे। तो इस पर्टिकुलर केस में प्री ट्रेड कंफर्मेशन जो दी गई वो भी एक मैनिपुलेटेड थी। उस प्री ट्रेड कंफर्मेशन में भी आगे चल के जब हम आर्बिट्रेशन में गए तो एक ऐसी फाइंडिंग सामने आई जो कि मैं कुछ समय में अभी आपको बताऊंगा कि वो फाइंडिंग क्या थी, जो कि अगर आप ध्यान देंगे तो शायद आप भी बहुत सारे केसेस में बच सकते हैं। खैर, काउंसलिंग की पहली हियरिंग पे जब बहुत सारे क्लेम्स मोतीलाल ओसवाल के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा किए जा रहे थे तो हमारा सिर्फ एक रिक्वेस्ट था काउंसलर से कि आप हमें वो रिकॉर्डिंग दिला दीजिए जो ये प्री ट्रेड कंफर्मेशन कह रहे हैं कि इनके पास हर ट्रेड का प्री ट्रेड कंफर्मेशन है। हम वो सारी रिकॉर्डिंग सुनना चाहेंगे और उस रिकॉर्डिंग में अगर लगा कि ये केस में एक्चुअल में सुप्रीत कौर जी का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट था और सारी बिना मैनिपुलेशन के थ्रू हुई है ये कॉल्स, तो हम एक्चुअल में केस वापस ले लेंगे। तो मोतीलाल ओसवाल के रिप्रेजेंटेटिव ने 300 रिकॉर्डिंग्स का हमें डेटाबेस दिया और काउंसलर के थ्रू हमें 2 दिन का और एक्स्ट्रा समय मिला। 2 दिन में हमारी टीम ने उन 300 रिकॉर्डिंग्स को सुना और इन रिकॉर्डिंग्स में कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स सामने निकाली गई जहां पता लगा कि प्री ट्रेड कंफर्मेशन आखिर कोई चीज नहीं थी। ट्रेड ओरिजिनेशन सब ब्रोकर खुद कर रहा था, ट्रेड की क्वांटिटी सब ब्रोकर खुद डिसाइड कर रहा था। एक्चुअल में कि मैं बाय सेल कर रहा हूं या बाय सेल कर चुका हूं, दोनों तरह की कम्युनिकेशन हो रही थी। तो प्री ट्रेड की बजाय एक्चुअल में वो पोस्ट ट्रेड कंफर्मेशन था और सेबी की रेगुलेटरी भाषा में पोस्ट ट्रेड कंफर्मेशन का कोई रेलेवेंस नहीं होता। एनी ट्रेड दैट यू टेक एज अ रजिस्टर्ड एंटिटी हैज टू बी कंफर्म्ड बिफोर द ट्रेड एक्चुअली गेट्स टेकन। और इस केस में वो सब तरह के क्या सेकंड हियरिंग में आए तो पता लगता है कि ट्रेडिंग मेंबर या मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव ने आने से मना कर दिया है। उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। उसको एक एक्स पार्टी काउंसिल रिपोर्ट जारी करनी पड़ी जहां पे कहा गया कि मोतीलाल की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव नहीं आए हैं और अभी के लिए ये जो काउंसलिंग थी मैनेज हो सकती थी, सॉर्ट आउट की जा सकती थी, वो नहीं हुई और ये केस अब आगे जा सकता है या यहीं रोका जा सकता है, डिपेंड कि सुप्रीत कौर जी क्या चाहती है। सुप्रीत कौर जी ने क्या चाहा? सुप्रीत कौर जी ने कहा कि हमें केस आगे लेके जाएंगे आर्बिट्रेशन में एंड वी रिप्रेजेंटेड हर इन दैट केस एज वेल। खैर, ब्रोकर ने चूज किया कि उसको आगे काउंसलिंग लेके नहीं जाने, मतलब वो किसी भी तरह से मामले को सुलझाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कंप्लेनेंट या तो चुप कर जाए या इसी प्रोसेस को आगे लेके जाए आर्बिट्रेशन की तरफ। देखिए, जब भी काउंसलिंग खत्म होती है तो जो काउंसलर होते हैं जो कि सुलझाना चाहते हैं, NSE की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं, वो अपनी तरफ से काउंसलिंग रिपोर्ट डालते। उनका एक ऑब्जर्वेशन होता है कि इस केस में क्या किया जा सकता है अगर वो सक्सेसफुल होता है और क्या किया जा सकता था अगर सक्सेसफुल नहीं होता है। तो इस केस में काउंसलिंग अनसक्सेसफुल रही। इनका खुद का काउंसलर साहब का कहना था कि 4.5 लाख रुपए के लॉस के ऊपर बात करेंगे, ब्रोकरेज की पुरानी बात नहीं किया। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से थोड़ा गलती दिखता है, इसलिए 2.25 लाख रुपए का यहाँ पे ब्रोकर को कंप्लेनेंट को पैसा देना पड़ेगा और यहाँ पे बात खत्म की जा सकती थी। लेकिन ब्रोकर ने आला चूज किया कि वो नहीं आएगा और वहीं पे बात खत्म हो जाती है काउंसलिंग की। तो एक काउंसलिंग कंप्लेंट जाती है कंप्लेनेंट की तरफ से जो हम ड्राफ्ट करके देते हैं और एक होता है काउंसलिंग रिपोर्ट जो काउंसलर खुद अपनी ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन द हियरिंग्स, जितने भी हियरिंग्स हुए। अब मामला आगे बढ़ा ऑब्वियसली क्योंकि केस काफी स्ट्रांग था। वी हैड प्रूफ्स, वहां पे लॉसेस का पूरा बाइफिकेशन था, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स थे, प्री कॉल ट्रेड कंफर्मेशन नहीं थी, व्हाट्सएप चैट्स थी जहां पे इंड्यूसमेंट्स था। तो वी टुक दिस केस फर्दर आर्बिट्रेशन में विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट। और जब आर्बिट्रेशन में जाया जाता है तो उससे पहले एक SOC
स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनता है। इस स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में जनरली 100-150 पेज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द केस। अभी के लिए मैंने मोटे मोटे तौर के जो मेजर पेज थे उनके बारे में डिस्कशन करने के लिए कुछ प्रिंट आउट्स लिए एंड आई विल वॉक यू थ्रू व्हाट एग्जैक्टली द केस वाज मेड बाय अस इन दिस केस। अब यहाँ पे मेजर चीज़ें आपको बता दी हैं, लेकिन जो सुप्रीत कौर जी थी जिन्होंने एफ को कभी देखा भी नहीं था, जिनको शायद पूरा फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, लेकिन उनके पूरे अकाउंट में 2.25 लाख रुपए की ब्रोकरेज की गई थी, 4.5 लाख रुपए का लॉस करवाया गया था। इसमें कुछ वायलेशन हमने लगाई। सबसे पहला तो स्टॉक ब्रोकर का रेगुलेशन 1992, जहां पे कोड ऑफ कंडक्ट क्लियरली लगता है, जहां पे ऑनेस्टी के साथ काम करना, अपने क्लाइंट के हित के बारे में बात करना, अपने क्लाइंट का हित पहले रखना खुद का, ये रेगुलेशंस में एक लॉ के तौर पे दिखा है। साथ में ब्रोकरेज को चार्ज करने के मोटिव से अगर आपको ट्रेडिंग करते हैं तो ये एक तरह से वायलेशन मानी जाती है। सब ब्रोकर का इन्वॉल्व होना लॉसेस के ऊपर, जब कंप्लेनेंट की तरफ से बात बताई जा रही है उसके बावजूद ये कहना कि आपको कुछ नहीं करना, मैं देख लूंगा, एक तरह से कंप्लायंस का वायलेशन है। और यहाँ पे कुछ कॉल सुनिए और कॉल रिकॉर्डिंग्स में आपको साफ साफ दिखेगा किस तरीके से ब्रोकर खुद डिसाइड कर रहा है कि एक्चुअल में ट्रेड कौन सा लेना है, कौन सी सिक्योरिटी में लेना है, कितनी क्वांटिटी के साथ लेना है, किस प्राइस पॉइंट पे एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय द ब्रोकर। तो हमें सिर्फ मूवमेंट देखकर एंट्री करनी है और प्रॉफिट बुक करके निकलना है। हाँ, थोड़ा सेव करके चलना बस सेव करके, सेव करके काम करूंगा। ये बाय कर रहा हूँ सर 10 लॉट। क्लाइंट कोड आपका आज मूवमेंट आज ज्यादा रहेगी तो बाद में डिस्कशन जो होगा ना बाद में कर लेंगे। जो भी मैं लूंगा ना सर, तो एक बार हाँ या ना बोल देना, बस लेना नहीं लेना है, ठीक है। एक रिकॉर्डिंग में तो ये कह रहे हैं कि लास्ट ट्रेड है 1000 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ, 1000 क्वांटिटी मैंने 7 पैसे 15 पैसे पे चल रहा था, 16 पैसे पर 10 पैसे पे बिक गया, इसमें 8000 आ गया है, लॉस रिकॉर्ड हो गया है। मतलब एक तरह से पैसा उनका, क्लाइंट का अकाउंट क्लाइंट का, लेकिन एक्चुअल में ट्रेड और क्या लेवल का एंट्री एग्जिट लेना है, प्रॉपर जो डिसीजन मेकिंग है वो सब ब्रोकर की तरफ से आ रही है। हेलो, हाँ जी। मैम ये लास्ट ट्रेड एक ये बहुत नीचे आई है, 7 रुपए 10 रुपए 15 पैसे रेट चल रहा है, तो 1000 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ मैम। सेल हो गई मैम अपनी 192.50 में, ठीक है मैम। और अब मैं बताता हूँ आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस पूरे केस में सबसे अजीब बात ये लगी यहाँ पे हमें, जब हम पूरी रिकॉर्डिंग्स को सुन रहे थे और साथ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स को हम चेक कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट नोट में हमें टाइम स्टैम्प दिखता है कि कितनी क्वालिटी पे कौन सा सिक्योरिटी, कितने बजे बाय सेल क्या हुआ। वो जब उसको मैप किया हमने रिकॉर्डिंग के साथ, रिकॉर्डिंग का भी टाइम स्टैम्प होता है और ये रिकॉर्डिंग सारी 300 की 300 मोतीराम ने खुद दी थी। अब जब ये क्रॉस मैपिंग किया गया तो पता लगा कि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस हैं जहाँ पे ट्रेड पहले लिया जा चुका है। ओके, ट्रेड लिया जा चुका है, देन कॉल आता है कि मैं ये लेने जा रहा हूं, तो जो कॉल का टाइम स्टैम्प है वो बाद का है, ट्रेड का जो कॉन्ट्रैक्ट नोट में टाइम स्टैम्प लिखा हो वो पहले का है। मतलब जो ये प्री ट्रेड कंफर्मेशन भी है, जो कि एक्चुअल में नहीं है, बट फॉर दैट मैटर लेट्स अज्यूम दैट सम ऑफ देम आर एक्चुअली प्री ट्रेड कंफर्मेशन का बताइए, वो भी प्री ट्रेड कंफर्मेशन नहीं है, वो भी एक पोस्ट ट्रेड फेक कंफर्मेशन है, क्योंकि ट्रेड तो ऑलरेडी लिया ही जा चुका है। ये सिर्फ एक कागज बनाने के लिए, प्रूफ बनाने के लिए, ताकि कल को ट्रेड कंफर्मेशन का कंसर्न ना आए, सिर्फ एक कॉल कर दिया गया, लेकिन बाय और सेल तो हो ही चुका है। अब इसका मोटिव क्या था? देखिए, हर एक गलत चीज़ का, अच्छी चीज़ का कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई मोटिव होता है। अच्छी चीज़ खास रीज़न होता नहीं, अमल करता है तो अच्छी चीज़ कर देते हैं, लेकिन बुरी चीज़ जनरली कोई ना कोई रीज़न चाहिए। इसमें क्यों किया गया? ब्रोकरेज करने के लिए 2,16,000 टू स्पेसिफिक का ब्रोकरेज बनाया है इस केस में, और 4-4.5 लाख के लॉस में। मतलब यू कैन इमेजिन कि ऑलमोस्ट 50% इस जो ब्रोकर कहता है कि हम 0.1% डिलीवरी में, 0.01% इंटरनेट में लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में या तो कैपिटल के लॉस का अराउंड 50% ब्रोकरेज में चला गया। Isn't that fascinating? Isn't that threatening? डर नहीं लग रहा है? किसी को तो लगना चाहिए, क्लाइंट को तो लग रहा है, लेकिन जो कर रहे हैं उनको ये डर नहीं लगता है कि ये सब काम करने से पहले सोचने समझने के इवेंचुअली कहीं ना कहीं पे तो आप पकड़े ही जाओगे, कोई ना कोई तो समझेगा इन चीज़ों को। एंड फाइनली इस तरह की बातें करना, इस तरह के एक्ट्स करना, सेबी ने एक अलग से PFUTP प्रोहिबिशन फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस का एक अलग से डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, जहाँ पे रेगुलेशंस लिखी हैं और जो कहती हैं कि अगर आप मैनिपुलेटिव तरीके से अपनी ब्रोकरेज या कमीशन या फीस या इनकम जनरेट करने के लिए कुछ इस तरह सी बातें करते हो जो कि सच्चाई में नहीं आती, स्टॉक मार्केट की रेगुलेशंस को कोई रिलेशन नहीं है, तो वो भी एक फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस मानी जाएगी। वो वायलेशन नहीं रही, वो एक प्रॉपर फ्रॉड बन गया। तो ये PFUTP का वायलेशन इस केस में ऐड ऑन किया गया। एनीवे, तो ये था SOC स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। जब भी वो SOC बनता है तो दूसरी पार्टी SOD स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस बनाती है, फिर उसके ऊपर रिजॉइंडर्स बनते हैं, उसके ऊपर अपने अलग से उनका जो तोड़ है उनका जवाब बनाया जाता है। ऑल दिस हैपन्स फ्रॉड फ्री में, सारा का सारा प्रोसेस देखा जाता है। जब पूरा का पूरा केस खत्म हुआ तो फाइनल एक आर्बिट्रेशन ऑर्डर भी आता है, जल्दी बड़ा ऑर्डर होता है, लेकिन मुद्दे की बात इस ऑर्डर में जो आर्बिट्रेटर साहब ने जिनका कॉन्ग्रेसेंस लिया, जो समझा, वो यही सब बातें थी जो कि हमने बताई हैं।
इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया गया, क्योंकि हर चीज़ का सिर्फ एक नैरेटिव या एक वायलेशन के तौर पे नहीं, साथ में प्रूफ रखा गया ताकि उस बात में एक्चुअल में दम हो। और जब दूसरी पार्टी सामने से उसको रिबट नहीं कर पाती, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती विद प्रॉपर फैक्ट्स एंड स्टोरीज एंड द एक्चुअल प्रूफ्स आउट देयर, तो उससे पता लग जाता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। और आर्बिट्रेशन प्रोसेस में कोई पंचायती काम या कोई काउंसलिंग नहीं की जाती। ये नहीं देखा जाता कि सही क्या, ये नहीं देखा जाता कि दोनों में कुछ सुलझा लिया जाए। ये देखा जाता है कि गलत क्या था सही क्या था, और जो गलत था उसको सही किया जाता है, जिसने गलत किया उससे सही करवाया जाता है। और इस ऑर्डर में लिखा गया है कि कंप्लेनेंट हैड सक्सेडेड इन एस्टेब्लिशिंग अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग, मतलब जो जिनकी शिकायत थी उनकी तरफ से ये एस्टेब्लिश कर दिया गया है कि यहाँ पे अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग हुआ है, क्लेम अलाउ किया जा रहा है, और ब्रोकर को 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, प्लस 4.5 लाख रुपए लॉस भी देना पड़ेगा 7% ब्याज के साथ, जब से ये कंसर्न हुआ है। ये 2022-23 का केस था, तो 2-3 साल का ब्याज अलग से मिलेगा इस केस में। सिविक गाइडलाइंस इस इंटरेस्ट रेट को भी लिखती हैं। इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेटर डिसाइड कर सकते हैं। उन्होंने एक सेफ नंबर लिखा, 15-18% भी देखा गया है, जब से भी अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी के केसेस में कुछ ना कुछ कंसर्न हो। और इस पूरे के पूरे केस को लड़के बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, और अच्छा लगा कि वी वर ऑन द विनिंग साइड। इस तरह के केसेस से आइडियली तो बच के रही, लेकिन अगर कहीं शक हो जाते हैं तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू asimjuneja.in and we will try to understand your case and take it further as much as we can. Thank you so much again. Bye bye.